नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो रही है। विशेष रूप से गेहूं की आपूर्ति पर इसका बहुत बुरा असर हुआ। ऐसे में दुनिया भर की नज़रें भारत की तरफ थी, लेकिन देश में गेहूं की बढ़ रही कीमतों को देखते हुए सरकार ने पिछले दिनों इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के फैसले की आलोचना भी हुई थी, जिसके बाद भारत ने प्रतिबंधों में कुछ ढील देते हुए कहा था कि 13 मई से पहले जो भी गेहूँ की खेप कस्टम विभाग को सौंप दी गई थी या फिर उसका विवरण उनके सिस्टम में दर्ज करा लिया गया था, ऐसे ही गेहूं की खेपों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। दूसरी ओर चीनी के दामों को नियंत्रित करने के लिए भी उसके निर्यात की मात्रा को सीमित कर दिया गया था, जिसके बाद कयास लगने लगे थे कि अगला नंबर चावल निर्यात पर रोक का हो सकता है, क्योंकि इसकी कीमतों में भी तेजी देखी जा रही थी। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी चावल निर्यात पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को मंकी पॉक्स रोग के प्रबंधक पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नया दिशा निर्देश जारी किया है। दिशा निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण अवधि के दौरान किसी रोगी या उनकी दूषित सामग्री के साथ अंतिम संपर्क से 21 दिनों की अवधि में संकेतों लक्षणों की शुरुआत के लिए संपर्कों की कम से कम दैनिक निगरानी की जानी चाहिए। भारत में मंकी पॉक्स का अभी भी एक भी संदिग्ध मरीज नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी इसे नज़रअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। मंकी पॉक्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए टीकाकरण का आकलन करने के लिए अब स्टडी चल रही है। वास्तव में मंकी पॉक्स चेचक की तरह होने वाला एक दुर्लभ वायरस संक्रमण है। यह पहली बार 1958 में अनुसंधान के लिए रखे गए बंदरों में खोजा गया था। चूंकि एक बार बंदर के बीच यह बीमारी फैली थी, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। मानव में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में सामने आया था। यह रोग मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधित वर्षावन क्षेत्रों में होता है। यह वायरस पॉक्सीवीरेटेड परिवार से संबंधित है, जिसमें चेचक रोग पैदा करने वाले वायरस भी शामिल हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, कश्मीर घाटी में हिंदू अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग के मामले थम नहीं रहे हैं। मंगलवार को कुलगांव के जम्मू के रहने वाली एक शिक्षिका की स्कूल कैंपस में घुसकर आतंकियों ने हत्या कर दी। टीचर को आतंकियों ने गोली मारी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। घटना के बाद एक बार फिर से कश्मीरी पंडित भड़क गए और विरोध प्रदर्शन कर रहे। कुछ दिन पहले ही बडगामा के चडूरा में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की भी तहसील दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद सरकार ने कड़ा एक्शन लेने की बात कही थी, लेकिन एक बार फिर से ऐसे ही हिंसा ने चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने कहा कि शिक्षिका रजनी बाला सिंह हिंदू थी और जम्मू के सांबा की रहने वाली थी। यही नहीं, पुलिस ने जल्द ही उनकी मौत का बदला लेने की बात कही है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जल्द ही आतंकियों की पहचान की जाएगी और उन्हें ढेर किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि घटने वाली जगह को घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। कुलगांव के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वह स्कूल परिसर में घुसी थी, जो बागान के इलाके में थी। तभी आतंकियों ने उन पर अटैक कर दिया। रजनी बाला को एसटी कोटा के तहत 2011 में कुलगांव में भर्ती मिली थी। उनके पति राजकुमार भी कुलगांव के मिरहावा में रहने वाले थे। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, भारत चीन सीमा मामलों पर मंगलवार को परामर्श और समन्वय के लिए 24वें कार्य तंत्र की बैठक की गई, जिसमें तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। विदेश मंत्रालय ने इस बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि दो पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र भारत चीन सीमा क्षेत्रों में LAC के साथ स्थिति की समीक्षा की और पश्चिमी क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ वर्तमान स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। इसके आगे विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस संदर्भ में मौजूदा द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में LAC के साथ सभी घर्षण बिंदुओं से पूर्ण विघटन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के अगले दौर को जल्द से जल्द आयोजित करने पर सहमत हुए। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व NCR में सोमवार को शाम को तेज आंधी के साथ हुई बारिश के बाद देश के कई हिस्सों में मौसम का खासा बदलाव आया है। दिल्ली, हरियाणा समेत कुछ राज्यों में लोगों की तपती गर्मी से राहत मिली हुई है। मौसम विभाग ने उत्तरी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा के अलग अलग हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ पूरी तरह से अनुकूल है। अगले 2
से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, केरल के शेष हिस्सों, तमिलनाडु, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। मानसून के चलते अगले 5 दिनों में केरल, माहे, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश होने की अनुमान है। मंगलवार को केरल, माहे और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। साथ ही तटीय और दक्षिण कर्नाटक में 2 और 3 जून को बारिश की संभावनाएं जताई गई है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करने और कार्बन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों के तहत भारत अगले 4 वर्षों में 81 थर्मल कोयले से चलने वाले संयंत्रों से बिजली उत्पादन को कम करने की योजना बना रहे हैं। 26 मई को राज्य और केंद्र सरकार के ऊर्जा विभागों को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान नियमों के अनुसार थर्मल पावर प्लांटों की कम से कम 55% पर काम करने की आवश्यकता है, लेकिन उत्पादन में कमी ऐसे संयंत्र न्यूनतम 40% तक संभव है। ऐसे S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स ने कहा कि केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने उन बिजली संयंत्रों का चयन किया है जो उपभोक्ता को दी जाने वाली बिजली की कीमत को कम करने के लिए उच्च टैरिफ चार्ज करते हैं। सच हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।